हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत मन लगा के और ध्यान से अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। मैं प्रियंका, आपकी मेंटर, आपका स्वागत करती हूँ यूपीएससी डायमंड क्लासेस में, जहाँ हम टारगेट कर रहे हैं डेली एमसीक्यू विथ पीवाईक्यू। आज के जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो जुड़े होंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस से, जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा, और जो कुछ भी आप ना सॉल्व कर पाएँ तो उसे यूपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके दो चीज़ कवर होते हैं, एक तो आप मॉक प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरा आप यूपीएससी द्वारा पीवाईक्यू को सॉल्व करें, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो आप एकदम सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी फिर से कर पाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मॉक, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा, जैसे आप फ्रेंड से पूछिएगा अपने, बहुत बार ऐसा होता है कि हम मॉक तो प्रैक्टिस करते हैं बट यूपीएससी में कुछ और ही क्वेश्चन आ जाती है। तो इसलिए आप ध्यान से इन सभी का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो डरे ना, ध्यान से साहस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। आज है डे 16। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको इसके पहले की वीडियो आप ज़रूर इंश्योर कीजिए कि आप उसे देख पाएँ, क्योंकि वहाँ पे हम यूपीएससी पीवाईक्यू करा रहे हैं और मॉक भी करा रहे हैं। आपके दो प्रैक्टिस एक वीडियो में हो जाते हैं। तो वीडियो देखना, सेशन को अटेंड करना ना भूलें। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर, और लाइक करें, और अपने कमेंट या वीडियो कैसे आपको हेल्पफुल हुआ इसके लिए आप चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले, आपके सामने एमसीक्यू आने से पहले आप लोग एकदम एनर्जेटिक हो जाएं, इसके लिए आपके सामने बहुत ही प्यारा कोट प्रस्तुत करती हूँ। खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। यस, इट इज़ राइट। बिलीव इन योर सेल्फ, यू रिसीव वॉट यू वॉन्ट। आप अपने आप पे भरोसा रखें, चाहे ये आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, फर्स्ट हो, लास्ट हो, या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ हो। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, और आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, जो यूपीएससी ने अपनी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2006 में पूछा है। ये सभी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें सॉल्व करना ना भूलें। वीडियो को पॉज करें, कमेंट चैट बॉक्स में अपने आंसर डालें, फिर वीडियो को कंटिन्यू करके सुनें। अगर आपको स्लो लग रहा है कि मैं स्लो बोल रही हूँ, तो सेटिंग में जा करके इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोही म्यूटनी। जब आप पहले बताएंगे सिपोही म्यूटनी क्या है, किस म्यूटनी की बात कही गई है, मतलब सिपाहियों का विद्रोह। ए, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे। ए, लॉर्ड कैनिंग, बी, लॉर्ड डलहौजी, सी, लॉर्ड हार्डिंग, डी, लॉर्ड लिटन। तो इनमें से कौन से गवर्नर जनरल थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। हो सकता है आपको कुछ मिले जुले क्वेश्चन याद आ रहे हो, क्योंकि इसके पहले भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन किए हैं, बट आप उसके ईयर देखेंगे तो ईयर डिफरेंट है। यूपीएससी में जैसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गए, इकोनॉमिक के बेसिक क्वेश्चंस, और इस तरह से आप अगर बेसिक पॉलिटी कि अगर आपने बेसिक बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट करंट अफेयर्स को जाने भी। क्योंकि मान लीजिए करंट अफेयर्स में गवर्नर टॉपिक है, अभी इलेक्शन हुए हैं आपके दिल्ली में, मुंबई में, बहुत सारे इलेक्शन टॉपिक्स थे। तो आपको कहाँ पे कौन सा इलेक्शन है वो ना जान के आपको इलेक्शन के बारे में पढ़ना है। कि फिर यूएसए में भी इलेक्शन हुए हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ के प्रेसिडेंट में डिफरेंस क्या है। वहाँ पे तो सीएम होते नहीं हैं, वहाँ पे पीएम भी नहीं होते हैं, मतलब जो हेड होते हैं स्टेट के वो प्रेसिडेंट होते हैं, और यहाँ के नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट, और पीएम यहाँ पे रियल पावर उनके पास होती है।
तो ये सब अगर आपने क्लियरली पढ़ लिया है तो आपको करंट अफेयर्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूपीएससी करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक्स है उसके बेसिक में जाके क्वेश्चन पूछती है, ये आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जाम में 2006 में पूछा है। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ द ईयर, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज बेट्रेड बाई फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड बट टू डेथ बाई द ब्रिटिश? ए नाना साहेब, बी कन्वर सिंह, सी खान बहादुर खान, डी तात्या टोपे। रिवॉल्ट ऑफ द ईयर के अकॉर्डिंग कौन है कि फ्रेंड द्वारा बेट्रे किया गया और डेथ हुआ ब्रिटिश द्वारा? तो ये कौन से थे? तो इनमें से कौन से किंग है, ए बी सी डी? तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी। तात्या टोपे को बेट्रे किया गया फ्रेंड द्वारा, मतलब कैप्चर किया गया, एंड डेथ हुई है अंग्रेज़ों द्वारा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। यहाँ पे 4 किंग के नाम है, बेसिक आइडिया आप चाहें तो ले सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है कि तात्या टोपे की डेथ कैसे हुई, तो यहाँ पे किसी भी तरह से क्वेश्चन उल्टा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूपीएससी डायमंड के क्वेश्चंस, जो मैं आपको बता रही हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स में 2006 में पूछा गया था। आपके सामने क्वेश्चन 3 आ चुका है। इस सवालों के जवाब आप ज़रूर चैट बॉक्स में दें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे जुड़ें। जो भी आपको हेल्प चाहिए यूपीएससी के रिगार्डिंग वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आपकी क्यूरीज हल करते हैं, आपको एनसीईआरटी से बेसिक सारी जानकारी हम आपको देते हैं ताकि आप यूपीएससी ईजिली क्रैक कर पाएँ। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे के पास सब कुछ होते हैं बट वो डाइवर्ट हो जाते हैं कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो आपको कोई भी यूपीएससी से रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर हमसे जुड़ें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है 3 नंबर जो यूपीएससी ने 2006 में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट वॉज मेड फेमस बाई बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नोवेल आनंद मठ? आनंद मठ में किस रिवोल्ट की बात की गई है? ए भील अपराइजिंग, बी रंगपुर एंड दिनारपुर अपराइजिंग, सी विष्णुपुर एंड बीरभूम रिबेलियन, डी सन्यासी रिबेलियन। यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन बनता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने नोवेल लिखा था आनंद मठ, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो आनंद मठ लिखा है, तो आनंद मठ में किस की बात कही गई है, किस रिवोल्ट की बात कही गई है? तो यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो बताइए इसके आंसर क्या होंगे? इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप वीडियो पॉज करके ज़रूर आंसर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो जल्दी से मिल जाए। और आप हर दिन मॉक प्रैक्टिस करें ताकि आपका माइंडसेट यूपीएससी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि हम सारे यूपीएससी के ही क्वेश्चन ला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2007 में पूछा था। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु एमोंग द फॉलोइंग रोड द बुक बाहु विवान? तो किसने लिखा था बहु विवाह? आप ये भी देख सकते हैं। ए राजा राम मोहन रॉय, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी पंडित रामाबाई, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। बहु विवाह बुक किसने लिखा था? तो उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ए, बी या सी, डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस बुक को लिखा था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? ब्रिटिश द्वारा पहला फोर्ट कौन सा था जो इंडिया में निर्माण किया गया?
ये यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2007 में पूछे थे। तो आप चैट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर बताएं, देन आप आंसर को देखें। जब आप इंटरएक्टिव रहते हैं तो आप एक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो ये वीडियो देख के आपको कोई भी बेनिफिट में भी नहीं होगा। 100% बेनिफिट जो होना चाहिए वो इंटरएक्शन से ही आपको होगा, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको अवेयरनेस और अलर्टनेस के साथ अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी और अपने डर को अभी टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। चाहे ये आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी अटेम्प्ट हो, आपको ध्यान से, अलर्टनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ए कौन सा फोर्ट था? फोर्ट विलियम। बी फोर्ट सेंट जॉर्ज। सी फोर्ट सेंट डेविड। डी फोर्ट सेंट एंजेलो। तो कौन से फोर्ट ब्रिटिश ने इंडिया में फर्स्ट टाइम बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये ब्रिटिश द्वारा इंडिया में पहला बनाया जाने वाला फोर्ट है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 2, विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन above is correct? A, 1 only. 2, B, 2 only. C, both 1 and 2. D, neither 1 or 2। ये यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2007 में पूछा था। आप इसके जवाब देने की कोशिश करें। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके आंसर सही होते तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आप दे पा रहे हैं तो डरिए मत, टेंशन मत लीजिए, फ्री माइंड होके इसको सॉल्व कीजिए, रिलैक्स होके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? ए, बी, सी, डी। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप बताएंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चैट बॉक्स में कि कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जो यूपीएससी अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2007 में पूछी है। क्वेश्चन है, हु एमोंग द फॉलोइंग यूरोपियन वेयर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर। कौन सा यूरोपियन थे जो लास्ट में आए थे मतलब इंडिया आज़ाद होने से पहले? ए, डच। बी, इंग्लिश। सी, फ्रेंच। डी, पोर्तुगीज़। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख गए हैं, तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ आंसर भी दिख गए, मे बी प्रिंट मिस्टेक, टेक्निकल मिस्टेक, बट आप यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि इंडिया में ट्रेडर्स जो आए हैं उनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ज़रूर सजा के रखें। जैसे यहाँ पे ए है, ए, बी, सी, डी, तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले इंडिया में ट्रेड करने कौन आया? फ्रेंच, डच, इंग्लिश, डी, पोर्तुगीज़। इस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन करें। आपको पता चल गया कि लास्ट ट्रेडर तो फ्रेंच थे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रेडर कौन थे इसमें से? तो ये चैट बॉक्स में आप ज़रूर आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वो है, ये है 8 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले जो गया वो 7 नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा टेक्निकल इशू, तो आप कोऑपरेट कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2007 में अपने क्वेश्चन पूछे थे। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट restricting the working hour of women and children and authorizing local government to make necessary rule was adopted during whose time? किस टाइम में मतलब औरतों और बच्चों के टाइम को कम कर दिया गया था? ए, लॉर्ड लिटन। बी, लॉर्ड बेंटिक। सी, लॉर्ड रिपन। डी, लॉर्ड कैनिंग। इसके आंसर भी आपको पता चल गए हैं, डी, लॉर्ड रिपन। तो आप यहाँ पे एक बार अपने नोट्स में ए नंबर जैसे लॉर्ड लिटन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग के बार बार नाम आप देख पा रहे हैं। बेसिक आइडिया आप लिखेंगे प्रीलिम्स कॉपी में कि ये सब जो गवर्नर थे ये किस किस टाइम में आए, इनकी इम्पोर्टेंस, अचीवमेंट क्या है, या इन्होंने इम्पोर्टेंट क्या काम इंडिया में किया था।
आप इसके बारे में पता करेंगे और अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। अपनी हिस्ट्री बेसिक बुक में जाएंगे, स्पेक्ट्रम, वहाँ से इसको कवर करेंगे। ये 4 मेन अभी गवर्नर जनरल है जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2007 में पूछा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 9, द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस का हवाला देते हुए ब्रिटिश ने किस स्टेट के राजा को रिमूव किया था कि आप मिस गवर्नेंस कर रहे हैं तो हम आपको हटाते हैं। तो कौन सा वो स्टेट था। ए अवध, बी झांसी, सी नागपुर, डी सातरा। इसके पहले जो हमने पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री, इसके पहले आज तो 16 डे है हमारे एमसीक्यू, इसके पहले के जितने भी वीडियोस आप इंश्योर करें ज़रूर देखें। और जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो 10, 12 ग्रेजुएशन में हो, आप ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये इसका आंसर होगा जिसे ब्रिटिश ने पावर से हटाया था ये बोल के कि आपका गवर्नेंस जो है वो मिस गवर्नेंस है, इसलिए हम आपको यहाँ से हटाते हैं। तो बी जो झांसी है ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपको पता ही है एनेक्स की गई थी ड्यू टू बायोलॉजिकल जो उनके चाइल्ड थे वो नहीं थे, इस वजह से। तो मिस गवर्नेंस तो ए सी डी बचती है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए अवध। अवध के राजा या रानी को हटाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है जो यूपीएससी ने 2007 में अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा था, जो उस समय के टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यूपीएससी कितनी वैरायटी के क्वेश्चन पूछती है। सब क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री के ही दिख रहे हैं, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका आप देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, हु एमोंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। सोम प्रकाश जो है वो किसने स्टार्ट किया। ए दयानंद सरस्वती, बी ईश्वरचंद विद्यासागर, सी राजा राम मोहन रॉय, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आप एक काम कर सकते हैं, इन चारों के नाम लिखें और उन्होंने कौन कौन से मेन बुक्स लिखे हैं आप उनको लिख सकते हैं, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कंफ्यूज ना हो। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो सोम प्रकाश है ये किसने लिखे, ये तो क्वेश्चन आ चुका है, बट जब आप आंसर जान जाएंगे तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने कौन से बुक्स लिखे। अंडरस्टैंड। तो आप बताइए, वीडियो को पॉज करें, आंसर चैट बॉक्स में दें और फिर प्ले करके देखें कि कौन से करेक्ट आंसर है। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने न्यूज़पेपर में सोम प्रकाश लिखा था, स्टार्ट किया था। अंडरस्टैंड। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। कहीं पे अगर सोम प्रकाश देख रहे हैं तो आपको ईश्वरचंद विद्यासागर से कनेक्ट करना है। अगर ईश्वरचंद विद्यासागर देख रहे हैं और वहाँ ऑप्शन है सोम प्रकाश तो आपको कनेक्ट करना है। ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2010 में पूछा था। मॉडर्न हिस्ट्री के सभी PYQ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या मैं ये बोलूँगी कि वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो, इसमें जितने भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 1919 में पूछा गया हो, चाहे वो 2007 में पूछा गया हो, या 2010 में या 20 में, कोई भी हो क्वेश्चन यूपीएससी ने अगर पूछा है तो वो इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। भले आपने सारे बेसिक्स बुक्स पढ़ लिए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लिए, बट इन्हें एक बार ज़रूर सॉल्व करें कि क्या आपको आ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। कभी क्वेश्चन के साथ ऑप्शन होगा, ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे। तो अलर्टनेस के साथ इसके जवाब आप दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 11 नंबर क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 2010 में पूछे थे, इसके आंसर आप बताइए। क्वेश्चन है, हु एमोंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द गवर्नेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया विच later come to be known as the
इंडियन सिविल सर्विस। तो कौन गवर्नर जनरल लेके आए थे सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, जो बाद में इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता है? ए वारेन हेस्टिंग, बी वेलेस्ली, सी कॉर्नवालिस, डी विलियम बेंटिक। आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की जो हम बुक पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम, उसमें गवर्नर जनरल के बारे में लास्ट में दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, पहले सारे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछती है। तो यूपीएससी में हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको जब पता है कि गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंस है, तो आप मेन गवर्नर जनरल को ज़रूर ध्यान दें। अंडरस्टैंड? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख पा रहे हैं, जो यूपीएससी ने 2010 में पूछा है। इतना लेंदी क्वेश्चन, तो आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन है तो खुश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे और उसे भी रॉन्ग कर देते हैं। तो आप हमें चैट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने मैक्सिमम आंसर सही हुए हैं। और बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, शांति मन से पूरा पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, जो यूपीएससी ने 2010 में पूछा है। क्वेश्चन है, बाई अ रेगुलेशन इन 1793 द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज judicial power and made the collecting agent only. What was the reason for such a regulation? 1793 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जुडिशियल पावर हटा दिया गया और वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिंग एजेंट बन गए। तो इसके पीछे रीज़न क्या रहा? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस फेल्ट दैट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स efficiency of revenue collection would enormously increase without the burden of additional work. B. Lord Cornwallis felt that judicial power should compulsorily be in the hand of European, while Indians can be given the job of revenue collection in the district. B number may be, may not be. C number, Lord Cornwallis was alarmed at the extent of power concentrated in the district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person. C number B, may not. D, the judicial work demanded a deep knowledge of India and a good training in law, and Lord Cornwallis felt that district collector should be only a revenue collector. तो इसमें आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन में आंसर? उम्मीद करती हूँ आपने आंसर दिया होगा चैट बॉक्स में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Lord Cornwallis was alarmed at the extent of power concentrated in the district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person. उनका मानना था कि एक पावर एक के पास नहीं रहना चाहिए, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, जो यूपीएससी ने अपने 2010 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे थे। इसे आप वीडियो पॉज करके ज़रूर दीजिएगा आंसर अपने चैट बॉक्स में। With reference to the Pondicherry, now Pondicherry, consider the following statement. Which of the statement given above are correct? 1 number, the first European power to occupy Pondicherry were the Portuguese. जो पहला यूरोपियन पावर था वो पोंडिचेरी में पोर्तुगीज़ द्वारा आया। सेकेंड, द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पोंडिचेरी वेयर द फ्रेंच। जो सेकेंड पावर थे यूरोपियन जो पोंडिचेरी को कब्ज़े में लेते हैं वो थे फ्रेंच। 3, द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाई पोंडिचेरी। यहाँ पे आपको अलर्टनेस होना चाहिए कि क्या 3 नंबर इज़ करेक्ट? अगर 3 नंबर क्या सही है कि इंग्लिश ने ऑक्यूपाई नहीं किया पोंडिचेरी, तो ये सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट? A 1 only, B 2 and 3 only, C 3 only, D 1 2 3 only. अगर आपको नहीं भी आता तो आप एलिमिनेशन ट्रिक के द्वारा भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 जो स्टेटमेंट है, इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाई पोंडिचेरी। आपको पता है कि ब्रिटिश ने एक समय पे पूरे इंडिया पे राज किया था, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है?
मे बी मे नॉट बी। राइट, इसमें हम 3 को एलिमिनेट करते हैं तो तुरंत हम 1 मतलब ए, सिर्फ इसमें 1 सेंटेंस सही है। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वेयर द पोर्तुगीज। अंडरस्टैंड, क्योंकि 3 स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी पावर थी जो पूरे एक समय पे वो पूरे इंडिया पे कब्जा कर चुकी थी। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। आपको यूपीएससी पूरा कैसे हम 10-12 में पढ़ते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, यूपीएससी में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप जब भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये है व्हाट वाज द इमीडिएट रीज़न फॉर अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्या रीज़न था जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली इंडिया में इन्वेड करते हैं और तीसरी पानीपत की लड़ाई होती है। ए, ही वॉन्टेड टू एवेंज द एक्सपल्सन बाई मराठा ऑफ हिज वाइसरॉय तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर। बी, द फ्रस्ट्रेटेड गवर्नर ऑफ जलंधर अदियान बेग खान invited him to invade Punjab. C, he wanted to punish Mughal administration for non-payment of the revenue of the Chahar Mahal, Gujarat, Aurangabad, Sialkot, Pasrur. D, he wanted to annex the fertile plain of Punjab up to the border of Delhi in the kingdom. तो इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे? वीडियो पॉज करके आप ज़रूर आंसर दें। तो मुझे तो ए और बी लग रही है, बट देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए। अहमद शाह अब्दाली को किसी ने भगाया, मतलब किसी ने बुलाया नहीं था। वो इंडिया में रेवेन्यू के लिए कब्जा करने भी नहीं आए थे, उन्हें फर्टाइल प्लेन पे कब्जा भी नहीं करना था। वो इन्वेड किए इंडिया में, मतलब अहमद शाह अब्दाली जो है वो इंडिया में तीसरी जो पानीपत की लड़ाई होती है उसका रीज़न था, इमीडिएट रीज़न था, ही वांटेड टू एवेंज द एक्सपल्सन बाई मराठा ऑफ हिज वाइसरॉय तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर। अंडरस्टैंड। आज के लिए हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपनी तैयारी अच्छे से ध्यान से करें। ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।